कमरे में बैठ जाओ, विभागाध्यक्ष ने कहा, परंतु सोंसी ने नहीं सुना। पास ही एक बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की जड़ें जमीन पर उभरी थी। मोटी उभरी जड़ पर वह बैठ गई। बैठे बैठे वह पूरे महाविद्यालय को देख रही थी। रघुवर प्रसाद कहीं से भी निकलती तो कोई और देख पाता, इसके पहले वह देख लेती। इतने में प्राथमिक शाला के बच्चे को पानी पेशाब की छुट्टी हुई। झुंड के झुंड बच्चे होठ पर उंगली रखे निकले। कुछ बच्चे भागते हुए बिस्कुट वाली बुढ़िया और कुछ चना मुर्रा वाली की तरफ दौड़े। सोंसी का ध्यान बच्चों के कारण बट गया था। उस बटे हुए ध्यान के बीच रघुवर प्रसाद सोंसी के सामने आ गए। जब सोंसी को ध्यान आया था तब सोंसी के पास बैठ गए थे। कब आ गए? सोंसी ने पहले पूछा। खाना लाई हो? चलो खा लो। नहीं नहीं, अभी तो समय है। हाथ मुंह धो लो, चाक लगी है। दोनों हैंड पंप तक गए। एक छोटा लड़का पानी पी रहा था और एक छोटी लड़की उचक उचक कर हैंड पंप चला रही थी। रघुवर प्रसाद को देख बच्चा हट गया। पानी पी लिए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। सुनकर वह भागता हुआ झुंड में मिल गया। छोटी लड़की का हैंड पंप चलाना रुका नहीं था। वे लोग भी पी लें। मैं चलाती हूँ, तुम पानी पी लो, सोंसी ने लड़की से कहा। सुनकर लड़की भागती हुई चली गई। भागते भागते उसने होठ पर उंगली रख ली थी। सोंसी ने हैंड पंप चलाया। रघुवर प्रसाद ने अच्छे से हाथ मुंह धोया, फिर पानी पिया। प्राचार्य और कार्यालय के लोग बरामदे में खड़े थे। सोंसी ने पूछने के लिए अपना आंचल बढ़ाया था, पर रघुवर प्रसाद ने नहीं पूछा। दोनों महाविद्यालय से कुछ दूर एक डबरे के पास की चट्टान पर बैठ गए थे। वहां भी पेड़ की छाया थी। डबरे में छोटे छोटे 4-5 पुरैन के पत्ते थे। डबरे के किनारे एक जगह धुइयां लगी थी। हरे हरे गोल पत्ते थे। सोंसी ने डब्बा खोला। लाल भाजी है? हाँ, भात के साथ अच्छी लगेगी। खाना खाकर रघुवर प्रसाद ने डबरे के पास पानी से हाथ धोया। सोंसी ने चट्टान के ऊपर गिरे हुए जूठन को उठा लिया था। थोड़ी मिट्टी लगाकर जल्दी से उसने डब्बा मांजा। हाथ में पानी लेकर चट्टान की जूठन की जगह पर उसने छिड़का और उसे लेप दिया। रघुवर प्रसाद ने पत्नी के आंचल से हाथ मुंह पोंछा। तुम्हारी साड़ी से घी की गंध आ रही है। घी की गंध पता नहीं कैसे आ गई, सोंसी ने कहा। तुम दूसरी साड़ी पहन कर आती। साफ धुली तो है। गृहस्थी के इतने दिन नहीं हुए थे कि रोज की पहनी साड़ी भी पुरानी हो जाए। हैंड पंप तक दोनों आए। सोंसी ने हैंड पंप चलाया। रघुवर ने पानी पिया। मैं भी पीऊंगी, सोंसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने हैंड पंप चलाया। सोंसी ने मुंह धोया, पैर धोए। आज तुमने कंघी नहीं की? रघुवर प्रसाद ने सोंसी के बिखरे बालों को देखकर पूछा। बधी चोटी में सिर पर कंघी फिरा दो तो काम चल जाता है। जल्दी जल्दी में कंघी फिराने की याद नहीं रही। कक्षा की तरफ जाते हुए 8-10 छोटे छोटे बच्चों का झुंड होठ पर उंगली रखे पास से निकला। घुइयां के पत्ते तोड़ना भूल गई, जाते जाते तोड़ लूंगी। तोड़ लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाऊं? तुमको सड़क तक छोड़ दूं? नहीं, तुम जाओ। जल्दी आना, जोर से सोंसी ने कहा। जाते हुए रघुवर प्रसाद पलट गए थे। हाँ, जल्दी आऊंगा, रघुवर प्रसाद ने धीरे से कहा। जल्दी आना बोलते ही सोंसी को लगा कि उसने जोर से बोलने की गलती की। उसने अपने मुस्कुराहट वाले होठ पर उंगली रख ली थी। घुइयां की पत्ती तोड़ने के लिए वह डबरी तक गई। बड़ी बड़ी 8-10 पत्ती उसने तोड़ी। वह सड़क पर आ गई। कुछ देर खड़े रहकर उसने टेम्पो का रास्ता देखा, फिर पैदल घर की तरफ जाने लगी। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से कहा, आपकी पत्नी चली गई? जी सर। क्या खाए? भात और लाल भाजी। क्या वह हाथी से लौट गई? नहीं सर, वह हाथी शाम को लौटेगा। वह टेम्पो से चली जाएगी। अब तक तो टेम्पो मिल गया होगा। न मिला हो, तुम अभी जाओगे तो रास्ते में वह खड़ी मिल जाएगी। नहीं सर, टेम्पो देखते हुए घर की तरफ चली गई होगी। टेम्पो मिल गया होगा तो वह घर पहुंच रही होगी। साइकिल से जाओगे तो मिल जाएगी। टेम्पो मिल गया होगा तो वह घर पहुंच रही होगी। टेम्पो नहीं मिला होगा, विभागाध्यक्ष ने कहा। अभी तृतीय वर्ष की क्लास बाकी है। मैं पढ़ा दूंगा, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ दो रघुवर प्रसाद, विभागाध्यक्ष ने जोर देकर कहा। जी सर। प्राचार्य नहीं थे, चले गए थे, फिर भी रघुवर प्रसाद उस तरफ से बच रहे थे। यह किसकी साइकिल है सर? किसी की भी हो रघुवर प्रसाद, तुम ले जाओ। कल जल्दी ले आना, जिसकी साइकिल होगी बता दूंगा। कल समय पर हाथी आ गया तब सर?
हाथी पर साइकिल लाद कर मत बैठना रघुवर प्रसाद। हाथी आने के पहले समय पर साइकिल से आ जाना। जी सर। रघुवर प्रसाद साइकिल से भागे। सुंसी को टेम्पो नहीं मिला होगा तो वे साइकिल पर बैठा लेंगे। घर पहुंच गई होगी तो वे भी घर पहुंचे जाएंगे। सुंसी आगे निकल गई थी। रघुवर प्रसाद तेज साइकिल चला रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ दूर आगे सुंसी जा रही थी। तेज हवा चल रही थी। साड़ी के फड़फड़ाने से आकृति में पहचान नहीं बन रही थी। इतने में आगे के आधे प्रकाश में काला बादल आ गया। रघुवर प्रसाद खिली धूप में साइकिल चला रहे थे। उन्हें पहले बादल की छाया तक पहुंचना था। वे कुछ पास पहुंचे होंगे। शायद सुंसी थी। बादलों के बीच थोड़ी सी चमकदार धूप निकली रहती है, उसी तरह बादलों में सड़क पर जाती हुई सुंसी के इर्द गिर्द भर चमकदार धूप का उजला दिख रहा था। सुंसी रुको, रघुवर प्रसाद ने जोर से आवाज दी। सुंसी पलटी। वह धूप में जगमग खड़ी थी। धूप भी ठहर गई थी। हाँफते हुए रघुवर प्रसाद साइकिल से उतरे और साथ साथ चलने लगे। बहुत तेज चलती हुई। रघुवर प्रसाद ने कहा, नहीं तो तुम क्यों आ गए? विभागाध्यक्ष ने छुट्टी दे दी। क्यों? तुमको छोड़ने के लिए। साइकिल भी दी ताकि मैं तुमको पा सकूं। चलो साइकिल पर बैठ जाओ, कैरियर की तरफ इशारा करते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं पीछे कैरियर में नहीं बैठ सकती। धुइयां की पत्तियां बाएं हाथ में पकड़ी वह साइकिल के सामने बैठ गई। रघुवर प्रसाद आराम से साइकिल चला रहे थे। घर अभी दूर था। आजू बाजू खेत थे जिनमें धान लगी थी। सुंसी के बालों के कारण रघुवर प्रसाद की नाक में जोर की सुरसुरी हुई और छींक आ गई। छींक आने से साइकिल डगमगा गई थी। क्या हुआ? सुंसी ने पूछा। तुम्हारे बालों से नाक में सुरसुरी हुई थी और छींक आ गई। सुंसी ने दाहिने हाथ से सिर पर पल्लू रख लिया कि बाल ढक जाए। अब ठीक है। छींक आने से अच्छा लगा था। एक बार और आ जाती तो ठीक था। एक हाथ से रघुवर प्रसाद ने सुंसी के पल्लू को नीचे किया। सुंसी के बालों से रघुवर प्रसाद के नाक में फिर सुरसुरी होने लगी। अब की बार वे बहुत जोर से छींके। साइकिल जोर से डगमगाई। वे लंबे थे इसीलिए पैर से साइकिल संभल गई। अभी गिर जाते, सिर को ढांकते हुए सुंसी ने कहा। कैसे गिर जाते? रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय से छूटने के समय साधु रघुवर प्रसाद को लेने गया था। महाविद्यालय की छुट्टी पर रघुवर प्रसाद नहीं दिखे। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय तो आए थे, क्या जल्दी लौट गए? विभागाध्यक्ष हाथी की तरफ आ रहे थे। हाथी के इर्द गिर्द कुछ विद्यार्थी रोज की तरह इकट्ठा हो गए थे। विभागाध्यक्ष विद्यार्थियों को हाथी से दूर रहने के लिए कह रहे थे। प्राथमिक शाला की छुट्टी पहले हो जाती थी, नहीं तो भीड़ बढ़ जाती। रघुवर प्रसाद तो चले गए, विभागाध्यक्ष ने साधु से कहा। टेम्पो से गए? नहीं, साइकिल से गए। मैं तो समय पर आया था, उदास होकर साधु ने कहा। कल भी साइकिल से आएंगे, विभागाध्यक्ष ने कहा। क्या उन्होंने साइकिल खरीद ली? खरीदी नहीं, मांग कर ले गए हैं, कल लौटा देंगे। अच्छा, प्रणाम, साधु ने विभागाध्यक्ष से कहा। वह लौट गया। हाथी चला गया था तब भी विद्यार्थी वही खड़े थे। वे सब विभागाध्यक्ष की तरफ देख रहे थे। विभागाध्यक्ष उससे कुछ बोलेंगे ऐसा विद्यार्थियों को लग रहा था। विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को अपनी तरफ उन्मुख खड़े देखा तो उनका मन हो रहा था कि वे कहें, विद्यार्थियों, रघुवर प्रसाद का अजीब चक्कर है। उनको नियम से एक हाथी लेने आता जाता है। उनके कमरे की खिड़की से एक रास्ता जाता है। वहाँ एक सुंदर नदी बहती है। जो लोग वहाँ जाना चाहे जरूर जाएं। तुम लोग घर जाओ, विभागाध्यक्ष ने कहा। आधी बदली और आधी धूप का मौसम था। सिर्फ आधी बदली और आधी धूप रही आती तभी ठीक होता, परंतु केवल बदली हो जाती थी और फिर केवल धूप। थोड़ी थोड़ी देर में यही हो रहा था। यहाँ एक हाथी आया और चला गया था। हाथी न तो धूल उड़ाता हुआ आता था न धूल उड़ाता हुआ जाता था। प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को रघुवर प्रसाद का हाथी पर बैठकर आना अच्छा लगता था। शाला के बच्चे यदि हाथी का चित्र बनाते तो वे केवल हाथी का चित्र नहीं बनाते, उसके ऊपर साधु को भी बना देते थे और रघुवर प्रसाद उसमें बैठे हुए थे। अब तो सुंसी भी उसमें बैठी होगी। प्राथमिक शाला और महाविद्यालय के विद्यार्थी अच्छे चित्रकार होते और किसी आदमी का चित्र बनाते तो रघुवर प्रसाद जैसा दिखता। लड़की का चित्र बनाते तो सुंसी दिखती। सारे बच्चों ने देखा था कि हाथी और साधु रघुवर प्रसाद के साइकिल से चले जाने से उदास हो गए थे। तभी बच्चे होठ पर उंगली रखे उनकी उदासी को चुपचाप देख रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते रघुवर प्रसाद ने सुंसी से कहा,
महाविद्यालय आने जाने के लिए साइकिल ठीक रहेगी। पिता की साइकिल ले आएंगे और सुधरवा लेंगे। क्या हाथी से कहीं और घूमेंगे? कहीं और पैदल घूमेंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय 8 किलोमीटर दूर था। वहां जाने के लिए हाथी या टेम्पो की जरूरत थी। घूमने के लिए सोंसी और रघुवर प्रसाद का कहीं और दूर नहीं था, आसपास था। कहीं और पैदल आ जा सकती थी। साइकिल रघुवर प्रसाद ने कमरे के अंदर रखी। साइकिल में ताला था। चारपाई किनारे हटाकर साइकिल के लिए जगह बनाई थी। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि क्या साइकिल खिड़की के उस पार जा सकती है। उन्होंने साइकिल उठाई और खिड़की से साइकिल निकालने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? सोंसी ने पूछा। मैं देख रहा हूं कि साइकिल खिड़की से निकल सकती है या नहीं। सोंसी ने भी हैंडल पकड़कर खिड़की के सामने का चक्का निकालने की कोशिश की। चक्का अटकता था। खिड़की थोड़ी और बड़ी होती तो साइकिल निकल जाती। खिड़की बड़ी होनी थी, रघुवर प्रसाद ने कहा। कहीं और के अलावा खिड़की कहीं और थी। शाम को घुइयां की पत्ती का साग बना लूंगी, सोंसी ने घुइयां की पत्तियां टोकरी में रखते हुए कहा। सोंसी खिड़की से तालाब नहाने के लिए गई। बड़ी अम्मा तलकी नदी में सोने के कड़ों के लिए रेत छानती हुई खड़ी थी। अब झाड़ने बुहारने जैसा कोई काम नहीं होता। जब झाड़ने बुहारने जैसा कोई काम नहीं होता तब वह तलकी नदी में कठुआ की थाली में रेत भरकर वह नदी के बहते जल में रेत को धोती और छानती थी। झुके झुके जब कमर दुखने लगती तो नदी में बैठ जाती। वह सोने के कड़ बीनती। तब नदी के किनारे बंदर इधर उधर चट्टानों पर बैठे रहते। कभी 1-2 बंदर बूढ़ी अम्मा के पास आकर पानी में रेत खंगालने लगते। बूढ़ी अम्मा पानी उछालकर या नदी से पत्थर उठाकर बंदर को भगा देती थी। बूढ़ी अम्मा को पत्थर उठाते देख बंदर तुरंत भाग जाते थे। बहुत रेत खंगालने के बाद सोने की एक कड़ मिल जाता था। कभी कभी गेहूं इतना सोने का टुकड़ा मिल जाता। जब बूढ़ी अम्मा को सोने का कड़ मिलता था तो आसपास पेड़ पर बैठे तोते टेटे करने लगती थी। सोने के कड़ पाकर बूढ़ी अम्मा घर लौटती तब भी तोते टेटे बोलते और साथ साथ ऊपर उड़ते। बूढ़ी अम्मा को घर की छप्पर पर कुछ देर बैठे रहते। बंदर भी खुशी से उछलते कूदते लौटते थे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।